हाय व्यूवर्स, कैसे हैं। तो मैं हाजिर हूँ एक नए नॉवेल के साथ, आपका होस्ट और टीचर गाइड जो कहिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को एक नए नॉवेल के साथ, जो कि हम लोग एक टू द लाइट हाउस नॉवेल की आज चर्चा करने वाले हैं। और इसके जो ऑथर हैं वो हैं वर्जीनिया वुल्फ। काफ़ी सुना हुआ नाम होगा, कहीं कहीं शॉर्ट में ये वी वुल्फ भी लिखा रहता है। तो काफ़ी फेमस चर्चित चेहरा है ये। हाँ, टू द लाइट हाउस भी काफ़ी फेमस नावल रहा है। तो इसकी बात करें तो इस नावल की, तो इसकी पब्लिकेशन जो हुई 5 मई 1927, 5 मई 1927 को यह पब्लिश हुआ था। द विंडो, देखिए इसके कुछ सेक्शंस में बटा हुआ है। यह नावल जो है कुछ खंडों में बटा हुआ है, कुछ भागों में बटा हुआ है। तो पहले सेक्शन की बात करें, द विंडो ओपन्स जस्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट। यानी जो पहले सेक्शन की जो शुरुआत होती है, वह उसमें जो स्थिति दिखाई गई, उसमें जो समय दिखाया गया, वो जस्ट पहले प्रथम विश्व युद्ध के पहले का समय है। मिस्टर रैमसे जो कि काफ़ी इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, एंड मिसेज रैमसे, मिस्टर रैमसे एंड मिसेज रैमसे ब्रिंग देयर 8 चिल्ड्रन टू देयर समर होम इन द हेब्रिड्स। यानी अपने 8 बच्चों के साथ जो है अपने समर होम, देखिए इनका एक घर होता है जहाँ गर्मी के दिनों में यह जो है ये अपना समय बिताने जाते हैं अपने बच्चों के साथ, वहीं ले जाते हैं इन्हें। अक्रॉस द बे, खाड़ी के पार, फ्रॉम देयर हाउस स्टैंड ए लार्ज लाइट हाउस। यानी उनके घर से खाड़ी के बाद एक जो है एक बड़ी सी एक लाइट हाउस है। 6 years ओल्ड, यानी 6 साल का जो एक जेम्स रैमसे, इनका जो बेटा है, वांट्स टू गो टू द लाइट हाउस, वो लाइट हाउस देखने जाना चाहता है। एंड मिसेज रैमसे टेल्स हिम, और मिसेज रैमसे यानी उनकी माँ जो है कहती है दैट दे विल गो देयर, कि हम लोग वहाँ जाएंगे, हम नेक्स्ट डे, अगले दिन, इफ़ द वेदर परमिट्स। यहाँ पर ई नहीं होगा, यानी यदि मौसम की स्वीकृति होती है, यानी ये मौसम अनुकूल रहता है तो हम लोग जाएंगे, उसकी माँ ने ऐसा कहा। ध्यान रखिएगा, जेम्स रैमसे भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होगा। उनका एक बेटा था जो कि 5-6 साल का था। तो जेम्स बिकम्स ग्लैड, वो काफ़ी खुश हो जाता है सुनकर ये बात कि हम लोग कल जाएंगे देखने के लिए लाइट हाउस। बट मिसेज रैम से टेल्स हिम दैट द वेदर लुक्स स्ट्रेंज, कि मौसम अच्छा नहीं है, सही नहीं है मौसम। जेम्स रिसेंट्स, जेम्स को काफ़ी बुरा लगता है ऑफ हिज फादर, उन्हें अपने पिता की बातों का बुरा लगता है। वहाँ मिस्टर रैम से होना चाहिए, मिस्टर रैम से को ऐसा लगा कि मौसम अच्छा नहीं है। एंड बिलीव्स दैट ही इंजॉयज बीइंग क्रूएल टू हिम, कि उसके पिता को अच्छा लगता है ऐसे बिहेव करना, क्रूएली बिहेव करना, क्रूरता से बिहेव करना उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। एंड हिज सिबलिंग्स, और उनके भाइयों के साथ, बहनों के साथ भी उन्हें बुरा बर्ताव करना अच्छा लगता है। स्वाभाविक है, ऐसा किसी पिता को नहीं महसूस होगा। लेकिन हालांकि बात तो उन्होंने भले की ही की थी, इनके लिए बोली, लेकिन उन्हें शायद गलत तरीके से उनके बेटे को लगा कि ऐसा कुछ है। द रैमसेज होस्ट ए नंबर ऑफ गेस्ट्स, वहाँ पर कुछ और भी अतिथिगण आते हैं, इंक्लूडिंग द डोर चार्ल्स टेंसली। ही एडमायर्स मिस्टर रैमसेज वर्क, मिस्टर रामसे के वर्क को वह काफ़ी उसकी प्रशंसा करता है। एडमायर मतलब होता है प्रशंसा करना। एज ए मेटाफिजिकल फिलोसोफर, एक मेटाफिजिकल दार्शनिक के रूप में उनकी काफ़ी प्रशंसा करते हैं। लिली ब्रिशो ए यंग पेंटर, एक लिली ब्रिशो जो है एक युवती है, आ, एक पेंटर भी है। बिगिंस ए पोर्ट्रेट ऑफ रैमसे, यानी मिसिस रैमसे उनकी पत्नी, यानी कह सकते बच्चों की जो माँ है, मिसिस रैमसे का एक पोर्ट्रेट बनाना चाहती है। पोर्ट्रेट मतलब समझते हैं ना, तस्वीर होता है। सी वांट्स लिली टू मैरी विलियम बैंक्स, मिसेज रैमसे चाहती है कि वो विलियम बैंक्स से शादी कर ले, हु इज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ द रैमसेज, जो कि उनका एक अच्छा दोस्त है, उनके परिवार का बराबर जो है विजिटर रहता है, वो बराबर आता जाता रहता है उनके यहाँ। बट लिली रिजॉल्व्स टू रिमेन सिंगल, लेकिन लिली शपथ ले लेती है कि वो जिंदगी में हमेशा अकेले ही रहेगी। मिसेज रैमसे मैनेजेस टू अरेंज अनदर मैरिज बिटवीन पॉल एंड मिंटा, यानी एक और ये शादी की बात करने में जो है सक्षम हो पाते हैं, पॉल एंड मिंटा की शादी। मीनवाइल पॉल प्रपोजेज मिंटा, और इसी बीच क्या होता है, पॉल प्रपोज कर देता है मिंटा को। एट डिनर, रात्रि के भोजन पर। दे कम लेट फ्रॉम देयर वॉक, वो देरी से आते हैं। ऑन द बीच, लोग टहलने गए थे एक समुद्र के किनारे। टेंसली कमेंट्स, टेंसली क्या कहती है, दैट वुमेन कैन नाइदर पेंट नॉर राइट। टेंसली कोई लड़का है एक्चुअली, तो वो कहता है कि
महिलाएं ना ही पेंटिंग कर सकती है ना ही कुछ लिख सकती है। द जॉय कैनॉट लास्ट एंड मिसिज रामसे लीव्स द गेस्ट्स इन द डाइनिंग रूम। यानी यहीं ख़त्म नहीं हो जाता सब कुछ, सब आपस में बातें करते हैं और जो है मिसेज रैमसे वहाँ से चली जाती है सबको वहीं छोड़कर। मिस्टर रैमसे वांट्स, और जो मिस्टर रामसे हैं वो चाहते हैं कि हिज वाइफ टू टेल हिम दैट सी लव्स हिम। मतलब मिस्टर रामसे चाहते हैं कि उसकी बीवी भी उसे प्यार जताए, उसको कहे कि नहीं वो उससे प्यार करती है। नाइट फॉल्स, रात्रि हो जाती है, एंड वन नाइट क्विकली बिकम्स अनदर। मतलब जैसे ही रातें बीतती चली जाती है, टाइम पासेस, वक्त बीतता है, मोर क्विकली, मतलब काफ़ी तेजी से वक्त बीतता है। एज द नॉवेल इंटर्स टाइम पासेस सेगमेंट, यानी दूसरे सेगमेंट में, सेक्शन में जब यह प्रवेश करता है नॉवेल, वार ब्रेक्स, यानी युद्ध रुक चुका होता है। आउट अक्रॉस यूरोप, ब्रेक्स मतलब कह सकते हैं शुरू हो जाना, बिल्कुल युद्ध शुरू हो जाना। अक्रॉस यूरोप, पूरे यूरोप में युद्ध शुरू हो जाता है। मिसेज रैमसे डाइज सडनली वन नाइट, और एक रात्रि क्या होता है, मिसेज रैमसे मर जाती हैं। एंड्रयू रैमसे हर ओल्डेस्ट सन, यानी एंड्रयू रैमसे जो कि सबसे बड़ा बेटा है उसका, उस घर का, इज ऑल्सो किल्ड इन बैटल, वो युद्ध में मारा जाता है। हिज सिस्टर प्रू डाइज फ्रॉम एन इलनेस, प्रू उसकी एक बहन जो थी वो भी एक बीमारी के कारण मरी चली जाती है। रिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ, जो कि जन्म से ही कुछ बीमारी थी कोई। द फैमिली नो लॉन्गर वेकेशंस, अब उसकी परिवार जो है छुट्टियां मनाने नहीं आते एज एट इट्स समर हाउस, अपने गर्मी के दिन वाले घर पर। द हाउस फॉल्स इनटू ए स्टेट ऑफ डिस्पेयर, और यह घर जो है एक निराशा की स्थिति में बदल जाता है। मतलब वहाँ के स्टाफ्स जो भी थे, कर्मचारी थे, वो सभी अब सोचने लगे यहाँ कोई आने वाला है नहीं। द हाउस फॉल्स इनटू ए स्टेट ऑफ डिस्पेयर, वीड्स टेक ओवर द गार्डन, पूरे बगीचे में जो है पेड़ पौधे हो जाते हैं। एंड स्पाइडर्स नेस्ट इन द हाउस, स्वाभाविक है, आप सभी जानते हैं कि जब घर बहुत दिनों तक खाली रहेगा तो मकड़े जाले अपने लगाएंगे ही। द फैमिली रिटर्न्स आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद परिवार जो है रैमसे फैमिली वापस आता है। मिसेज मैकनेब द हाउस कीपर, employs a few other women, वो कुछ और भी महिलाओं को लाती है। टू सेट द हाउस इन ऑर्डर, घर को फिर से व्यवस्थित करने के लिए। दे रेस्क्यू द हाउस फ्रॉम ऑब्लिवियसनेस एंड डीके, यानी उस घर को टूटने से, नष्ट होने से बचाते हैं, यानी फिर से साफ सुथरा करते हैं, सजा देते हैं। व्हेन लिली ब्रिशो रिटर्न्स, जब लिली ब्रिशो लौटती हैं, एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, सब कुछ वैसा ही था जैसा छोड़कर गए थे। इन द फाइनल सेक्शन, एक आखिरी सेक्शन की बात करें, द लाइट हाउस जिसका नाम है, 3 सेक्शन, ठीक है। टाइम रिटर्न्स सिमिलर इन स्टाइल टू द विंडो, मतलब ठीक वैसा ही वक्त हो जाता है जैसा कि पहले सेक्शन में वक्त था। मिस्टर रैमसे डिक्लेयर्स दैट ही जेम्स कैम वन ऑफ हिज डॉटर्स, जो कि उनकी बेटी है, विल जर्नी टू द लाइट हाउस। अब देखिए उसके पिता के मन में क्या भावना होती है कि आज से 10 साल पहले जो काम हम नहीं कर पाए थे, अपने बेटे को नहीं दिखा पाए थे लाइट हाउस, जिससे मेरा बेटा नाराज हो गया था, तो मुझे आज वो करना चाहिए। वो अपने एक बेटी कैम होता था, अपने बेटे छोटे वाले बेटे जेम्स के साथ जो है बोलता है कि हम जाएंगे वहाँ लाइट हाउस देखने। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द वॉयज, अगले ही दिन, डिलेज थ्रो हिम इनटू ए फिट ऑफ टेम्पर, गुस्सा हो जाता है, सब कोई देरी कर देता है। ही अपील्स टू लिली, लिली से अनुरोध करता है फॉर सिंपैथी, बट अनलाइक मिसेज रैमसे सी इज अनेबल, यू होगा यहाँ पर, सी इज अनेबल टू प्रोवाइड हिम व्हाट ही नीड। स्वाभाविक है, एक पत्नी की कमी तो पूरा नहीं कर सकता ना कोई। द रैमसे इज सेट ऑफ एंड लिली टेक्स हर प्लेस, लिली उसका जगह ले लेती है ऑन द लॉन। सी इज कंप्लीटिंग हर लास्ट एबंडेंट पेंटिंग, और आखिरी में जो एक आधा अधूरा पेंटिंग छूट गया था उसे ही वो पूरा कर रही थी। जेम्स एंड कैम ब्रिसल गुस्सा हो जाते हैं एट देयर फादर्स बिहेवियर, अपने पिता के व्यवहार पर। क्यों हो जाते हैं, समझिए सिचुएशन को, क्योंकि बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, बच्चे की इच्छा और बड़ों की इच्छा में अंतर होता है। उसके पिता अब ऐसे ट्रीट करे जैसे उस समय उसे करना चाहिए था। एज द बोट रीचेज इट्स डेस्टिनेशन, जैसे ही लाइट हाउस के पास पहुंचते हैं, द चिल्ड्रेन फील फॉन्डनेस फॉर हिम,
बच्चे को कुछ अच्छा भी लगता है। मिस्टर रैमसे प्रेजेज जेम्स स्किल्स एज ए सेलर, और वह बोटिंग करते हुए जाता है। जेम्स जो कि उसके पिता काफ़ी उसकी प्रशंसा करते हैं, तुम अच्छे नाविक भी हो। दे ऑल फील कनेक्टेड टू ईच अदर, सबको एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। अक्रॉस द बे, जब पार हो जाते हैं, पूरा उस खाड़ी को पार कर जाते हैं, लिली पुट्स द फिनिशिंग टच ऑन हर पेंटिंग, पेंटिंग करते हुए वह जाती है और अपना पूरा पेंटिंग पूरा कर लेती है वो। द ट्रांज, अब देखिए ये रहा नॉवेल। अब इसके हम थीम्स की बात करें जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है एक नॉवेल का, तो वो हम लोग बात करेंगे काफ़ी डिटेल्स में, इसके थीम को देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा इसके थीम, चूँकि ये एक मॉडर्निस्टिक वे में लिखा गया है। और इस नॉवेल की बात करें तो ये एक, चूँकि मॉडर्निस्टिक पीरियड में जितना भी लिखा गया ना, तो इसमें एक सोच को दिखाया जाता है। जितने भी मॉडर्निस्टिक नॉवेल्स हैं जितने भी, उसमें एक थॉट को जो है रिप्रेजेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टर्स के जरिए, पात्र के जरिए। तो बात करते हैं इसके, यहाँ हम लोग पैराग्राफ आप देख पा रहे होंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक जो है इस थीम का जो है द ट्रांजिएंस ऑफ लाइफ एंड वर्क, मतलब कोई भी काम या फिर इंसान जो हमारे जीवन जो है क्षणभंगुर है, ये स्वाभाविक तय होता है इस नॉवेल से, इस कहानी से। मिस्टर एंड मिसिज रैमसे टेक डिफरेंट अप्रोचेज टू लाइफ, यानी दोनों अपनी ज़िंदगी को अलग अलग तरीके से देखते हैं। यानी देखिए कैसे अलग अलग देखते हैं। मिस्टर रैमसे जो कि काफ़ी कह सकते हैं स्ट्रिक्ट होते हैं पहले, और लेकिन अंदर में उनके भी होता है कि नहीं, हमें भी हमसे भी अपने मेरी भी प्यार जता है। उसकी पत्नी भी प्यार करती है लेकिन वो जताना नहीं चाहती, क्योंकि ये खुलकर सामने आना नहीं चाहती है। तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस थी। ही रियलाइजेज, उसे एहसास होता है, ऑन हिज इंटेलेक्ट वाइल सी डिपेंड्स ऑन हर इमोशंस, मतलब वो अपनी बुद्धि पर विश्वास करता है, जबकि उसकी पत्नी मिसिज रैमसे जो है वह अपने भावनाओं पर विश्वास करती है। दे शेयर द नॉलेज दैट द वर्ल्ड इज़ ट्रांजिएंट, और आपस में विचार भी करते हैं कि यह दुनिया क्षणभंगुर है, बिल ज़्यादा चलने वाली है नहीं। मिस्टर रामसे सेज दैट नो मैटर हाउ रेप्यूटेटेड आर यू, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम कितने, तुम्हारा रेप्यूटेशन कितना ही अच्छा क्यों नहीं समाज में, यू विल हैव टू बी डूम्ड, मतलब आप एक दिन शहीद हो जाओगे, चले जाओगे इस दुनिया को छोड़कर, मिट जाओगे। सी इज़ वेरी अवेयर अबाउट मॉर्टलिटी, और वो कह सकते हैं कि वो भी इस बात को लेकर काफ़ी जागरूक है। सी ऑल्सो इवन रियलाइजेज, वो भी इस बात का एहसास है दैट नो पावर ऑफ वर्ल्ड, की दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है, नॉट इवन हर हस्बैंड, उसका पति भी नहीं, कैन प्रोटेक्ट हर, उसे बचा नहीं सकता है। सो सी वांट्स टू मेक एवरी मोमेंट मेमोरेबल, इसलिए वो हर पल को यादगार बनाना चाहती है। इमोर्टलिटी ऑफ आर्ट, अगले थीम की बात करें तो, यानी आर्ट इमोर्टल रहता है, क्योंकि देख सकते हैं यानी पहले सेक्शन में जो भी लोग आए थे उसमें से अधिकतर लोग मारे चले गए, लेकिन एक पेंटिंग को दिखाया गया है कि पेंटिंग अभी भी जैसा का तैसा ही है और उसे पूरा किया जाता है। तो कह सकते हैं यहाँ पर इमोर्टलिटी ऑफ आर्ट एक इंपॉर्टेंट थीम होगा इस नॉवेल का। एज वी सी इन द स्टोरी दैट मोस्ट ऑफ द थीम्स, इसकी जो अधिकतर थीम है, एंड पर्सनस गेट डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो जाते हैं, बट द पेंटिंग विच वॉज इनिशिएटेड, जिस पेंटिंग की शुरुआत की गई थी, बाय लिली ब्रिशो, इज कंप्लीटली सेफ, बिल्कुल सुरक्षित है। दिस शोज दैट एन आर्ट इज ऑलवेज इमॉर्टल, कि एक कला जो है हमेशा अमरनशील होता है। यानी सो इफ़ वी कन्वर्ट आवर थॉट्स एंड आइडियाज, यदि हम अपने विचारों को इनटू ए फॉर्म ऑफ आर्ट, एक आर्ट में परिणत कर दें, बदल दें, देन इट विल आल्सो बिकम इमॉर्टल, कि यह हमारा थॉट भी जो है इमॉर्टल हो जाएगा और हम भी उस थॉट के जरिए इमॉर्टल हो सकते हैं। एक्सेप्टेंस, अगले थीम की बात करें तो एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति, कुछ मान लेना, स्वीकार कर लेना, ये भी एक इंपॉर्टेंट थीम है। इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट थीम ऑफ द नॉवेल। नो मैटर हाउ स्वीट और बिटर इज द ट्रूथ, सच्चाई कितनी कड़वी या मीठी क्यों नहीं हो, वी हैव टू एक्सेप्ट इट, हमें स्वीकार करना पड़ता है। वी कैन नॉट चेंज आवर फेट, हम अपने भाग्य को नहीं बदल सकते हैं। इवन इफ वी ट्राई हार्ड, कितनी भी कड़ी कोशिश क्यों नहीं कर लें, नहीं हो पाएगा हमसे, हम चेंज ही नहीं कर पाएंगे। इट इज़ ऑलवेज ओवरकम बाय आवर डीड्स, और एक चीज़ है जो कि इसे बदल सकता है, वो हमारा कर्तव्य है। सिंस द नॉवेल वॉज रिटन व्हेन इट वॉज मॉडर्निस्टिक मूवमेंट, चूँकि एक मॉडर्निस्टिक मूवमेंट के दौरान लिखा गया, तो देयर वॉज ए ट्रेंड ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ये एक कह सकते हैं मूवमेंट की तरह था, जिसमें सब अपने थॉट्स को रिप्रेजेंट करते थे, उनमें होड़ लगी थी जितने भी मॉडर्निस्टिक राइटर्स थे। Therefore we see the characters of the novel as a thought and idea of the author,
इसीलिए हमें जो है नॉवेल ऐसे पढ़िएगा तो काफ़ी कुछ समझ में नहीं आएगा, हमने इसीलिए उसको शॉर्टन करके आपको आपके सामने पेश किया है। ये काफ़ी अच्छे से आपको शायद जो है पता चल गया होगा इस नॉवल में हुआ क्या है। हाँ, नॉवल पढ़िएगा तो बोर हो जाइएगा काफ़ी ज़्यादा, तो ये सब आप समझ सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो मॉर्टलिटी कैन आल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज द थीम ऑफ द नॉवेल, यानी मॉर्टलिटी को भी थीम मान सकते हैं हम इस नॉवेल का। एज इट हैज शॉन, जैसा कि इसमें दिखाया गया है, द डेथ ऑफ वेरियस कैरेक्टर्स, इसके की अधिकतर कैरेक्टर्स की मौत हो जाती है, बहुत सारे कैरेक्टर्स की। देयर इज ए चेंज विच आल्सो टेक्स प्लेस, एक बदलाव भी होता है जो कि दिखाया गया है विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ के बदलाव को इसमें इस नॉवल में दिखाया गया है, कि मतलब हम कह सकते हैं कि सिंपली कि टाइम के साथ सब कुछ बदल जाता है। वी ऑल हैव टू गो थ्रू द चेंज, हम सभी को एक परिवर्तन से गुजरना होता है एज टाइम पासिस, वक्त के साथ। इन ऑर्डर टू स्टेट दिस, इस बात को बताने के लिए वी कैन टेक द फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ जेम्स, जेम्स के फीलिंग्स एंड इमोशंस को भी देख सकते हैं हम लोग, क्योंकि जेम्स देखिए एक समय था 10 साल पहले जब वो लाइट हाउस को देखने के लिए काफ़ी उत्सुक था, उसे गुस्सा आ गया था जब उसे मना किया गया, लेकिन इस बार जब उसे 10 साल के बाद ले जाया जा रहा है तो वो खुश नहीं है, निराश है, गुस्सा हो जाता है उस बात को, यानी कह सकते हैं कितना ऑपोजिट बिहेव कर रहा है, बिहेवियर कितना ऑपोजिट हो जाता है उसका। यानी हम सब भी वी ऑल गो थ्रू ए चेंज, हम एक बदलाव से के दौर से गुजरते हैं जो कि समय के साथ हो जाता है। एज ही ग्रोज ओल्ड, जैसे ही वह बड़ा होता है, ही लूजेज हीज इंटरेस्ट इन द एडवेंचरस थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के अच्छी चीज़ों में जो आश्चर्यजनक चीज़ों में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है वक्त के साथ। इट इज़ मास्टर पीस ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, वर्जीनिया वुल्फ की बात करती है, उनकी काफ़ी फेमस नॉवेल है द थॉट्स विच सी हैज़ रिप्रेजेंटेड, उसने जो विचार इसमें प्रस्तुत किए हैं थ्रू हर कैरेक्टर्स, अपने पात्रों के जरिए, इज़ नोटेबल, काफ़ी उल्लेखनीय है, एंड रिमार्केबल। सी इज़ रिमेंबर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश राइटर्स, वह जो है अंग्रेजी कवियों में से एक, महान कवियों में से एक जो है गिनी जाती हैं 20वीं शताब्दी की बात की जाए तो ये थी आपकी नॉवेल, काफ़ी कंप्लीट आपको जो एक मिल गया पैकेज। तो आई होप बहुत जो है आप प्रयास कर रहा हूँ कि मैं आपको एक बेहतर आंसर दे सकूँ। तो धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। जस्ट आई नीड दैट ओनली योर सपोर्ट। हम ग्रो करेंगे तो आपको और अच्छे से अच्छे मटेरियल को दे पाएंगे, इसीलिए अपने दोस्तों के बीच भी साझा करें, जितने दोस्त हैं आपके उसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बहुत ही मुश्किल होता है एक नोट तैयार करना और उसे आप तक मैं पहुंचा रहा हूं, वो भी बिना कोई कॉस्ट के। यू कैन अंडरस्टैंड दैट, आई डोंट वांट टू मेंशन इट, बट इफ़ यू लाइक इट, इफ़ यू वांट इट टू बी मोर, यदि आप चाहते हैं कि हम ऐसी वीडियोज़ और लाएँ आपके पास, और आप डिमांड भी कर सकते हैं, बिल्कुल ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको कौन सा नॉवेल चाहिए, तो मैं प्रयास ज़रूर करूंगा कि मैं आपको सारे क्वेश्चंस डील कर पाऊँ, दे पाऊँ। तो यही मेरा होता है प्रयास हमेशा। तो धन्यवाद आपका, और वीडियो को लाइक करें, इससे इंस्पायरेशन मिलती है, और कमेंट जरूर करें कि कौन सा पोर्शन आपको अच्छा लगा, कहाँ कमी दिखती है नॉवेल में, तो हमें बताने का प्रयास करें। धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर करें, ये कह सकते हैं कि जल्दी से चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि तो थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा बहुत पैसा भी आएगा, अभी कुछ नहीं आ रहा हमें, ऐसा कुछ है नहीं, 500-600 हैं सब्सक्राइबर्स, इसमें इससे कुछ होता जाता है नहीं। तो प्रयास है कि बस आपके साथ जुड़ा रहूँ, वैसे इस पर मैं डिपेंड भी नहीं करता, क्योंकि मैं खुद का एक टीचर हूँ। और अब बस थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।